नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सबक। नीतू जी कमरे में बैठकर खाना खा रही थी और उनकी छोटी वाली बहू हॉल में बैठ करके फ़ोन चला रही थी। नीतू जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा ये रोटियां बहुत ठंडी है, क्या तू मेरे लिए रोटियां गर्मा गर्म सेक दोगी? ठंडी और कड़क रोटियां दांत से चबाई नहीं जाती हैं और पेट में भी गैस बनाती हैं। तब वो गुस्से में लाल होते हुए बोली, जो रोटियां दी हैं वही खा लो चुपचाप से। मैं को तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी सेकने वाली रही हूँ, और ठंडी रोटी पसंद नहीं आ रही तो जाकर के खुद सेक लो। मेरी बस का नहीं है कि तुम्हें गर्मा गर्म रोटी बना करके खिलाऊं। तो नीतू जी बोली, बहू इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस यह कह रही थी कि 2-3 रोटियां सेक देती तो अच्छा होता। बुढ़ापा है, ठंडी रोटी खाई नहीं जाती है। तुम इस बात को समझती नहीं हो। नीतू जी का इतना कहना था कि उनकी बहू अंजलि गुस्से से भड़क जाती है और अपनी पैर की चप्पल निकाल करके नीतू जी की तरफ फेंक मारती है। चप्पल साइड से निकल जाती है और वो बाल बाल बच जाती है। लेकिन यह हृदय विदारक घटना उनको अंदर तक हिला कर रख देती है। नीतू जी के हाथों से खाने का निवाला छूट जाता है और वहीं के वहीं दीवार से चिपक कर बैठ जाती है। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। बहू की इस हरकत की वजह से वो बहुत घबरा गई थी। उस दिन वो पूरे दिन कमरे से नहीं निकली और शाम को अपने बिस्तर पर जाकर बिना कुछ खाए सो जाती है। उनकी आंखों से बार बार आंसू बहे जा रहे थे। यही सोच सोच कर उनकी बहू ने उनके साथ इतना गलत बर्ताव किया जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जबकि उनके पति और वो अपनी बेटी बहू के घर में आर्थिक रूप से कितनी मदद करते हैं, और आज वही बहू मेरी इतनी बेइज्जती करती कि मेरे को चप्पलों से मारा और बार बार रोए जा रहे थे। उनके मन में तूफानों की आंधी चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उनको इतना ज़्यादा पीड़ा हो रही थी कि अगर इतनी पीड़ा किसी पहाड़ को होता तो वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी के कहने पे चलता था। उसे जब इस हरकत के बारे में पता चला तो उसने भी अपनी पत्नी की इस हरकत पर कुछ नहीं कहा, उल्टा माँ को ही सुना दिया कि आपने ही कुछ कहा होगा। अब क्या माँ बाप अपने बच्चों को इसी दिन के लिए पैदा करता है कि वो अपनी पत्नी से माँ बाप को चप्पलों से पिटवाए, वो भी 2 रोटी के लिए? यही सोचकर उनके मन में बहुत पीड़ा हो रही थी। उन्हें केवल अपनी पति की जान बचाने की खातिर यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, वरना उनका बस चले तो अभी के अभी बेटी बहू का घर छोड़कर निकल जाए। बहू तो बहू, बेटा भी अपने पिताजी से बहुत बदतमीजी से बात करता है। एक दिन बेटा बोला, या क्या बाबूजी हॉल में पूरे सोफे पे पसर कर लेटी हो? पूरा हॉल फैला के रखा है। सुबह से 2 बार चाय पी चुके हो। उनके कप अभी तक डाइनिंग टेबल पे रखे हुए हैं। चुपचाप से उठो और इन कप को रसोई के सिंक में रख कर आओ। चाय और पानी पी पी कर बर्तन हॉल में इकट्ठे करते रहती हो। अभी तुम्हारी बहू ऑफिस से आती होगी, इस तरह से हॉल और पूरे घर का फैला हुआ देखिए तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। उसे इस तरह से फैला हुआ घर और गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी बहू को साफ सफाई कितनी पसंद है। इसलिए जल्दी से उठो और यह कांच के गिलास और कप उठाकर सिंक में डाल कर आओ। और हाँ, रसोई के बर्तन में सिंक में डाल देना, कितना साफ कर देना। अपने बेटे की बात सुनकर कमरे से निकलते हुए नीतू जी कहती है, बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने बूढ़े पिताजी घर के बर्तन और काम करने की बात कर रहे हो? पहले उनकी हालत तो ठीक हो, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे। अभी 6 दिन पहले उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ है। किडनी में कितनी बड़ी बड़ी पथरी हो गई थी। आज पहली बार कमरे से निकल कर और हॉल में न्यूज़ देखने के लिए बैठे और तुम उन्हें काम बता रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती उन्हें काम बताते हुए? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई माँ? जब कमरे से बाहर हॉल में आकर बैठ सकते हैं तो क्या कप उठाकर रसोई में नहीं रख सकते हैं? बेटा तुम तो रहने ही दो, आज मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर नीतू जी डाइनिंग टेबल पे रखे हुए कांच के गिलास और कप उठाकर रसोई में लेकर गए। तभी उनका बेटा अभिषेक फिर से आवाज़ देता हुआ कहता है, माँ बर्तनों को धुल भी देना, ऐसा
ही सिंक में मत छोड़ देना। सोचा कि ये बहू अभी ऑफिस से आ रही होगी, वही सारा काम संभाल लेगी। तुम्हें तो पता है ऑफिस से थकी हारी आती है बेचारी, अगर उसको घर या रसोई फैली हुई मिलती है उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। यह बात हम सब जानते हैं, तो क्यों ऐसे काम करना जिससे अंजलि का दिमाग खराब हो। अंजलि का गुस्सा आए, हाँ हाँ बेटा, तुम्हें तो अपनी पत्नी की ही पड़ी है। अपने बीमार बूढ़े पिता नहीं दिखाई देते, अपनी पत्नी की गुस्सा में इतना डरते हो। नीतू जी का इतना कहना था कि बेटा दंदनाते हुए कहता, क्या माँ तुम फालतू की बातें करती हो, जरा सा घर में काम बता दो तो बस कुड़कुड़ करने लगती हो। तुम्हें तो पता है कितनी मुश्किल से मैंने अपना यह 4 BH का फ्लैट खरीदा था, और इस घर को तुमने अस्पताल बना रखा है। जहाँ देखो वहाँ तुम्हारी दवाइयाँ पड़ी रहती है। क्या तुम भूल गई कल तुम्हारी बहू ने तुम्हें दवाइयों को लेकर कितना गुस्सा किया था। सोफे के ऊपर दवाइयाँ पड़ी थी, उसके साथ ही डाइनिंग टेबल पर भी पिताजी की दवाइयाँ, उनका पानी का गिलास रखा था। कल अंजलि ने इन सब चीज़ों को लेकर कितना समझाया था, फिर भी वही काम करती हूँ। बेटे की बात सुनकर के नीतू जी सोचने लगी, हाँ सच है, बहू ने कल दवाइयों को लेकर कितना कलह किया था, यह तो वही जानती है। और हाँ माँ, अंजलि के ऑफिस से आने का समय हो रहा है, रसोई में बर्तन धोने के बाद उसके लिए चाय भी चढ़ा देना। बेचारी पूरे दिन काम करके आ रही है, कम से कम घर में उसकी चाय मिल जाए। वैसे तो मैं बनाता था, लेकिन अब आप घर में हो तो आप ही बना दो। बाबूजी तुम सोफे से उठकर अंदर कमरे में जाकर बैठ जाओ, सोफे पे अंजलि तुम्हें देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। नीतू जी रसोई में बर्तन धुलते धुलते सोचते कि कैसा बेटा है, अपनी पत्नी से कितना डरता है। और उस दिन को याद करती है जब वो अपने बेटे बहू के पास आई थी। सोचती है, अगर मेरे पति को किडनी में पथरी न हुई होती तो मुझे अपनी बेटे बहू के पास आकर रहने की ज़रूरत ही न पड़ती। एक दिन अचानक से रात में गोपाल जी को पेट दर्द उठा। दर्द इतना असहनीय था कि वो दर्द की वजह से बेहोश हो गए थे। बेचारी नीतू जी अपनी पति की ऐसी हालत देखकर बहुत डर गई थी, आंखों में आंसू निकल रहे थे। आसपास के लोगों को बुलाया, क्योंकि बेटा उनके गांव से बहुत दूर दिल्ली जैसे शहर में रहता था। इतनी जल्दी और आधी रात को वो नहीं आ सकता, इसलिए आसपास के सभी लोग और कोई रिश्तेदार आकर के गोपाल जी को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। सुबह तक उनके दर्द में दवाइयों की वजह से राहत मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि गोपाल जी की किडनी में बहुत बड़ी पथरी है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इनको निकलवा लीजिए। वो बैठती ही जा रही है। डॉक्टर की बात सुनकर के दोनों पति पत्नी बहुत घबरा गए। सुबह उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, बेटा तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन होना है, तुम आ जाओ, क्योंकि मुझे डॉक्टर और दवाइयों के बारे में कुछ पता भी नहीं है और इतनी भाग दौड़ अब बुढ़ापे में मुझसे नहीं बनेगी। माँ तुम्हें पता है मेरा और अंजलि का ऑफिस होता है, हम दोनों को छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होती है। ऐसा करो आप और पिताजी मेरे पास दिल्ली में ही आ जाओ, इधर अच्छे डॉक्टर हैं, मैं इधर ही पिताजी का ऑपरेशन करा दूंगा। मेरा गांव आना संभव नहीं है, लेकिन हाँ अगर पिताजी के पास ऑपरेशन कराने के पैसे हो तभी मेरे पास आना, नहीं तो आप अपना उधर ही देख लो। बिना लाख लपेट के बेटा अपने माता पिता से स्पष्ट पैसों की बात कह देता है। नीतू जी अपनी पति को बेटे के पास दिल्ली जैसे शहर में लेके आ गई और अपने पति की खेती के पैसे में से 1 लाख बेटे के हाथ में थमाते हुए कहा, यह लो बेटा, इन पैसों से अपने पिताजी का ऑपरेशन करा देना। पैसे हाथ में आ जाने के बाद ही अभिषेक अपने पिताजी का ऑपरेशन दिल्ली के एक अच्छे अस्पताल में करा देता है। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर ने गोपाल जी को आराम करने के लिए कहा था और 10 दिन बाद फिर से दिखाने के लिए कहा है। 2 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद गोपाल जी को छुट्टी मिल जाती है और वो अपने बहू बेटे के फ्लैट पर आ गए। लेकिन बहू को बीमार ससुर को अपने घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी बहू को खटकता है, जबकि वो सारी चीज़ों में अपने ही पैसे खर्च करते हैं। खाने पीने के लिए फल भी अपने पैसों से मंगाते हैं। बहू बेटा ऑपरेशन के बाद तो दोनों के फल में भी अपने पैसे खर्च नहीं करते, जबकि दोनों ही नौकरी करते हैं। लेकिन क्या करें, नीतू जी को यह था न कि उनके पति का अच्छे से ऑपरेशन हो जाए और
वो तो अपनी बेटी बहू के पास से सोच कर आए थे कि बेटे बहू के पास ही तो जा रहे हैं, और उनके अलावा हमारा है ही कौन। वो हमें दुख तकलीफ में नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। आज हमें दुख तकलीफ पड़ी है तो हमारा बेटा ही काम आएगा। यही सोच कर वो अपनी बेटी बहू के घर आ गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहू बेटे के घर में आकर उन्हें इतना पराया महसूस होगा। एक एक चीज़ के लिए बेटा इतना सुनाएगा, यहाँ तक कि बहू बेटे के घर में खाने पीने में भी पाबंदियाँ हैं, पूछ पूछ कर खाना पड़ता है। इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे, अपनी मर्जी से अपने घर में रहते थे, अपनी मर्जी से बनाते खाते थे। नीतू जी रसोई में खड़ी खड़ी यह सब बातें सोच ही रही थी कि तब तक स्कूटी आने की आवाज़ सुनाई देती है। उनकी बहू अंजलि अपने ऑफिस से आ गई। अभिषेक अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहता, माँ चाय बन गई हो तो लेकर आ जाओ। नीतू जी अपनी आंखों के आंसू को पोंछ कर चाय को छान कर हॉल में लेकर आई। लेकिन ट्रे में 4 कप चाय देखकर अभिषेक और अंजलि दोनों ही कहते हैं, यह क्या माँ, तुमने फिर से अपने लिए चाय बना ली? अभी घंटे भर पहले ही तो तुमने और बापूजी ने चाय पी थी। आपने लिए दोबारा से चाय बनाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने तो सिर्फ अभिषेक के लिए चाय बनाने के लिए कहा था। अपने बेटे की बात सुनकर नीतू जी चौंक गई कि बेटा 1 कप चाय के लिए मना कर रहा है। वह कहती है, बेटा आज बहुत सर्दी है, हवा भी ठंडी चल रही है, इसलिए दोबारा से चाय पीने का मन हो गया था, और फिर तुम्हारे पिताजी को चाय बहुत पसंद है। नीतू जी अपने और अपने पति के चाय के कप को लेकर कमरे में चली गई। लेकिन अब उनसे वो चाय भी नहीं पिए जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू है। आंखों में आंसू को देख करके गोपाल जी पूछते, क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बहू बेटे ने कल की तरह आज भी कुछ कहा है? नीतू जी कहती, हमने अपनी बेटी को कितने लाड प्यार से पाला है, उसकी हर फरमाइश पूरी की थी, उसके पीछे खाना खिलाने के लिए पीछे भागते थे, और उसको भरपेट खाना खिलाने के बाद चेहरे पे एक सुकून और शांति मिलती थी। बेटे को जो पसंद था वही बनाती वही खिलाती थी। उसके हिसाब से ही घर का खाना बनता था। अगर किसी दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती और वो खाना नहीं खाता तो मुझसे भी खाना नहीं खाया जाता था। तरह तरह की उसकी पसंद की चीज़ें बनाकर उसके सामने रखते थे। 4 चीज़ों में से उसे कोई एक चीज़ पसंद आती थी, तब जाकर खाता था। बेटे के खाने में मैं खुश हो जाती थी कि चलो मेरे बेटे ने कुछ खा लिया, उसका पेट भर गया। हमने अपने बेटे के लिए कितना कुछ किया, लेकिन बेटे वो हमारी 1 कप चाय भी खलती है। एक बार से दोबारा चाय पी लो या अपने लिए चाय बना लो तो बेटा बहू दोनों ही मुंह बना लेते हैं। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर गोपाल जी भी दुखी हो जाते और कहते, कोई बात नहीं भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है, मेरी वजह से तुम्हें बहू बेटे की इधर इतनी तकलीफ हो रही है। मुझे पूछ पूछ कर चाय बनानी पड़ती है, खाने के लिए पूछना पड़ता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद ही हम लोग जल्दी से घर चलेंगे, फिर हम अपने घर में आराम से रहेंगे। तुम्हें जो खाना होगा वहाँ वो खाना बनाना, वो तुम्हें इधर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अपने घर में आराम से रहना। पिछले 10 दिनों में अपनी बेटी बहू का व्यवहार गोपाल जी भी समझ गए थे, और उन्हें समय में आ गया था कि उनके बेटे बहू कितने स्वार्थी हैं। उन दोनों को सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई देता है, ना कि बूढ़े माता पिता नहीं उनकी तकलीफ दिखाई देती है। यह नहीं सोचते कि माता पिता हमेशा ही उनकी मदद किया करते थे। लेकिन आज जब उनको ज़रूरत पड़ी है तो दोनों ने कैसे पल्ला झाड़ लिया। पैसों से लेकर सेवा तक का बस अपने घर में बुलाकर और डॉक्टर से ऑपरेशन कर दिया। उसी का यह एहसान जताते हैं, जबकि गोपाल जी का सारा काम नीतू जी ही करती है। बेटी बहू सुबह सुबह अपने ऑफिस निकल जाते हैं और ऑफिस जाने से पहले दोनों अपनी माता पिता को हिदायतें देकर जाते हैं। घर में कुछ बनाना मत, इधर उधर मत टहलना, अपने कमरे में चुपचाप से बैठी रहना। घर से जगह जगह कीमती सामान रखा हुआ है, शोर मत देना। एक दिन अपने बेटे से कहती, बेटे तुम्हारा फ्लैट 5वीं मंजिल पे है, मुझे बार बार 5वीं मंजिल से नीचे नहीं उतरा जाता। चढ़ने उतरने में मेरी सांस फूल जाती है और फिर लिफ्ट से जाने में मुझे डर लगता है। तुम एक काम करो, नीचे फल वाला आया है, लिफ्ट से चले जाओ और अपने पिताजी के लिए फल ले आओ। उनके सारे फल ख़त्म हो गए, साथ ही साथ दवाइयाँ भी लेती आना। डॉक्टर ने 100 दवाइयाँ बताई थी, उसमें से एक दवाई ख़त्म हो गई।
माँ फल और दवाइयों के लिए पैसे निकाल कर रख दो, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। अंजलि ने अपने लिए ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे, उन्हीं को लेने दो, फल और दवाई लेते आऊँगा। नीतू जी और गोपाल जी अपने बेटे की ऐसी बेरुखी देख कर दुखी हो गए कि बूढ़े और बीमार पिताजी के लिए बेटा 100 रुपये का फल भी नहीं ला सकता और 200 की दवाई भी नहीं ला सकता है। लेकिन नीतू जी इतने दिनों से अपने बेटे बहू को इतना तो समझ गए कि अगर वह पैसे नहीं देगी तो बेटा नीचे से फल और दवाई नहीं लाएगा, जबकि मेरे पति को फल और दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो अपने पर्स से पैसे निकाल कर अपने बेटे को दे देती हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल को ऐसा लगा रहा कि वो अपने बेटे को अभी कभी सुना दे कि तुम्हारे लिए हम सब ने कितना कुछ नहीं किया, लेकिन तुम शहर में आकर बहुत ही स्वार्थी हो गई हो। लेकिन घर की शांति का सोचकर वो चुप हो जाती है। 2 दिन बाद गोपाल जी को डॉक्टर को दिखाना था। गोपाल जी चाहते कि दिल्ली से डॉक्टर उनको देखकर उन्हें गांव जाने के लिए कह दे। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर उन्हें गांव जाने के लिए कह देता है, साथ ही साथ उन्हें महीने भर की दवाइयाँ भी दे देता है। आप इनको सुबह शाम खाते रहिए, अगर कोई समस्या हो तो मुझे फ़ोन पर बात कर लेना। अभिषेक अपने माता पिता को डॉक्टर को दिखाने के बाद घर ले आता। रात को अपने माता पिता से आकर कहता है वो और अंजलि अपने एक दोस्त की पार्टी में जा रहे हैं, रात के 12 बजे तक आ जाएंगे। आप लोग अपने खाने का देख लेना, जो भी खाना हो। बेटा बहू ने आज खाने में कुछ भी नहीं बनाया। पीछे से अंजलि अपनी सास के पास सुन रही कहती, सुबह की रोटियां रखी है, कुछ ज़्यादा ही बन गई थी, उन्हें चाय से नमक लगाकर खा लेना। बहू अभी कुछ दिन पहले तुम्हारे ससुर जी का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें डॉक्टर से खिचड़ी या दलिया इस तरह का खाना खाने के लिए कहा है। कुछ खिचड़ी दलिया होता तो नीतू जी इतना ही कह पाते हैं कि बेटा और बहू उनकी बात को अनसुना करके ही अपने दोस्त की पार्टी के लिए निकल गए। बेटी बहू के जाने के बाद नीतू जी रसोई में गई तो देखा कैसरोल में सुबह की 4 रोटी पड़ी हैं। नीतू जी से रहा नहीं जाता, वो अपने पति के लिए खिचड़ी बना देती हैं और अपने लिए वही सुबह की रोटियां चाय से खा लेती हैं। खाना बनाते खाते रात के 10 बज गए। नीतू जी सुबह से कामों में ही व्यस्त थी। सुबह पूरा दिन अपने पति के साथ अस्पताल में भागा दौड़ी करती रही। उसके बाद रात में अपने पति के लिए खाना बनाया, पूरा घर समेटा, क्योंकि बहू बेटा जाने से पहले हिदायत देकर गए थे कि घर को अस्त व्यस्त मत कर देना, वो पूरा घर व्यवस्थित करते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद उनको नींद आ गई, इसलिए उन्होंने रात में खाना बनाने वाले बर्तनों को सिंक में डाल दिया, उनको धुल नहीं पाई और जाकर सो गई। रात के 12 बजे जब उनके बहू बेटे आए तो बहू की तेज आवाज़ के साथ उनकी आँख खुल गई। बहू रसोई में खड़ी चिल्लाते हुए कहती है, यह रसोई में खिचड़ी किसने बनाई है? जब मैंने मना किया था कि कुछ नहीं बनेगा तो क्यों बनाया है और पूरा रसोई गंदा करके रख दिया। रात में खाना खाने के बाद जो उठे बर्तन सिंक में छोड़ दिए, उनको भी नहीं धुला। मैं तो तुम्हारी माँ बाबूजी से बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, जल्दी से जल्दी इनको गांव भेजो। अब मैं इन लोगों के साथ एक पल भी एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरे पूरे घर को कबाड़ खाना बना कर रख दिया है। और यह क्या, इस कटोरी में ढका हुआ क्या रखा है? इतना सारा खाना बना देती है, इसमें तो खिचड़ी बची हुई रखी है। जब खानी नहीं तो इतना ज़्यादा बनाने की क्या ज़रूरत थी? इनसे तो बस चीज़ें बर्बाद करवा लो। बहू की इतनी करवस बात को सुनकर गोपाल जी और नीतू जी दोनों ही उठ गए थे। दोनों ही अपनी बहू की तीखी बातों को सुन रहे थे। नीतू जी अपने कमरे में बैठी चुपचाप बहू की बातों को सुनती रही। उन्होंने रात के 12 बजे कमरे से निकलकर सही नहीं समझा, लेकिन उस पूरी रात नीतू जी और गोपाल जी को नींद नहीं आई। बहू बेटे की बातें उनके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। आज गोपाल जी के सब्र का बांध टूट गया। बहू बेटे तो अपने कमरे में जाकर सो गए, लेकिन दोनों ही चुपचाप बैठ। नीतू जी की आंखों से आंसू गोपाल जी को दुखी कर रहे थे। सुबह उठते अभिषेक देखता है कि गांव से उसके चाचा जी 4 पहिया गाड़ी लेकर आए हैं। अपने चाचा जी को आया हुआ देखकर अभिषेक और अंजलि कहते हैं, इतनी सुबह सुबह आप कैसे आए, कैसे आना हुआ? कमरे से निकलते हुए गोपाल जी कहते हैं, विभूषण को मैंने बुलाया है, मैंने उसे रात को फ़ोन किया था दिल्ली आने के लिए। अंजलि बड़बड़ाते हुए कहती, यह दोनों मेरे ऊपर कम बोझ थे क्या?
जो एक लोग को और बुला लिया। अब इनकी मेहमानदारी और करनी पड़ेगी। पता नहीं कितने दिन के लिए आ गए हैं। अपनी बहू पत्नी की बातें सुन करके अभिषेक तमतमाता हुआ कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, चाचा जी को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तुम लोग कम थे क्या जो तुम्हें उन्हें भी बुला लिया? लेकिन अलमारी से सामान निकाल कर बैग में समाते हुए नीतू जी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे चाचा तुम्हारे पास रहने नहीं के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मुझे और तुम्हारे पिताजी को लेने के लिए आए हैं। अब हम और तुम्हारे पिताजी गांव जा रहे हैं और फिर डॉक्टर ने भी हमें जाने के लिए कह दिया है, तो अब इधर रुकने का कोई मतलब नहीं है। अपने गांव में जाकर ही आराम से अपनी स्वतंत्रता की ज़िंदगी जिएंगे, बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अपनी सास की बात सुन करके अंजलि तनतनाते हुए कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? इधर क्या हम आपको बंधनों से में रखते हैं? क्या इधर कोई कमी थी जो मुझे ऐसा सुना रही हो? किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन बाद में सुनाता ही है। मैंने कहा था ना कि ऑपरेशन के लिए इनको इधर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही इधर चले आओ। इतना कुछ किया लेकिन फिर भी सुना रहे हैं। बहू की बातें सुन कर के अब गोपाल जी से रहा नहीं जाता है। वो अपने बेटी बहू से गुस्साते हुए कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, बहुत क्या किया है तुम लोगों ने? बस 2 बार डॉक्टर के पास ले गए, इसके अलावा क्या किया अपने माँ बाप के लिए? आज गोपाल जी चुप नहीं रहते हैं। अगर 100 रुपये के फल भी लाने होते तो उसके लिए भी अपनी माँ के आगे हाथ फैलाकर पैसे मांगते हो, लाके कमाते हो, लेकिन 100 भी अपने पिता के लिए खर्च नहीं कर सकते। तुम शायद भूल नहीं हो, जब तुमने अपना यह 4 कमरे का घर खरीदा था तो मैंने तुम्हें इसको खरीदने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे, तब तुम जाकर यह घर खरीद पाए थे। और आज मुझे ही उस घर में रहने जितना परायापन महसूस कराया है, इतना तो किसी पराये के घर में भी जाकर न हुआ होगा। जब भी तुम्हें पैसों की मदद की ज़रूरत पड़ती, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा इतना स्वार्थी होगा। उसे सिर्फ लेना ही आता है, देना नहीं। और रहा बात, मैं जब गांव से आया था तो अपनी खेती के 2 लाख ऑपरेशन के लिए लाया था, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हाथ में थमा दिए थे। ऑपरेशन में 1 लाख ही खर्च हुआ है, मेरे 1 लाख वापस दो। अब मैं तुम्हारे पास अपनी एक फुटी कौड़ी भी नहीं छोड़ सकता। 1 लाख रुपये वापस देने की बात सुन करके अंजलि और अभिषेक दोनों ही चिढ़ हैं। गुस्साते हुए कहते हैं, क्या बात हुई पिताजी, आप मुझसे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं? अरे आप इतने पैसों का क्या करेंगे? अगले साल से फिर से खेती के इतने सारे पैसे आ जाएंगे जिसमें तुम्हारा खर्च आसानी से चल जाता है, और वैसा भी अभी खेती के बहुत सारे पैसे तुम्हारे पास बचे हुए हैं, तो मुझसे ये पैसे क्यों मांग रहे हैं? मैं तो इतने बड़े शहर में रहता हूँ, बहुत सारे खर्च है, मुझे इन पैसों की ज़रूरत है। गोपाल जी करते हुए कहते, सही कह रही हो बेटा, तुम्हारा एक पैसा भी मेरा नहीं बल्कि मेरा सब कुछ तुम्हारा, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैंने तुम्हारा व्यवहार देख लिया है। जब तुम हमारी 1 कप चाय को रोक लगाते हो, 1 कटोरी खिचड़ी पर भी रोक लगाते हो, 100 रुपये के फल नहीं ला सकते हो, तो मैं तुम्हारे पास लाखों रुपये कैसे छोड़ सकता हूँ? चुपचाप से मेरे पैसे निकालते हो या फिर निकालो अपना जूता। अपने पिता का ऐसा रौद्र रूप देखकर अभिषेक 1 लाख लाकर के माँ के हाथ में थमा देता है। साथ ही साथ गोपाल जी अपने बेटे बहू से कहकर जाते हैं कि अब आगे से मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत रखना। मेरी तबीयत मुसीबत में जब तुम मेरे काम नहीं आ सके, तुम्हारे घर में 15 दिन रहना मेरी ज़िंदगी के सबसे बेकार दिन थे, जहाँ मुझे सांस भी तुम लोगों से पूछ के लेनी पड़ती थी। न तो अब तुम दोनों का गाँव आने की ज़रूरत है और न ही मुझसे किसी तरह की उम्मीद रखने की। रही बात दोबारा से डॉक्टर को दिखाने की, तो मेरे पास खुद ही इतने पैसे हैं, 4 पहिया गाड़ी करके अपने गांव के किसी भी सदस्य को लेकर आ जाऊंगा। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। इतना कहा करो अपने पैर को गाड़ी में रखो। गोपाल जी और नीतू जी अपने गाँव के लिए निकल पड़े। आज उनके चेहरे पे एक आज़ादी का सुकून दिखाई दे रहा था, जहाँ वो खुली हवा में सांस ले सकेंगे, मन से खा सकेंगे, कोई बंधन नहीं होगा। तो दोस्तों, हम यह क्यों भूल जाते हैं कि माता पिता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं,
लेकिन जब हमारे करने की बारी आती है तो 100 रुपये के फल भी उनके लिए खरीदने में हमारा कल गुजर निकल जाता है। उनके लिए 10 की दवाई लाने में भी हम उनके आगे हाथ फैलाकर 10 मांगते हैं, तब जाकर उनकी दवाई लेकर आते हैं। सबके बच्चे अपने माता पिता से लाखों रुपये लेने में भी या मांगने में भी संकोच नहीं करते, लेकिन अपने माता पिता के लिए 1000 खर्च करने में भी 10 बार सोचते हैं। उन्हें अपने माता पिता से थोड़े से पैसे खर्च करना भी व्यर्थ लगता है, लेकिन माता पिता की संपत्ति का पूरा हक जताते हैं। और आज के ज़माने में बेटे इतने स्वार्थी हैं तो माता पिता को भी अपने लिए ज़रूर सोचना चाहिए, तभी उनका बुढ़ापा सुखमय होगा। आज नीतू जी और गोपाल जी जहाँ मर्जी वहाँ जाते हैं, जो मर्जी वो खाते हैं और बुढ़ापे में इस पड़ाव पे एक दूसरे का सहारा बनकर वह जीते हैं कि भी आज उन्हें ना ही कोई ताना देने वाला है और न ही उन पर कोई बंदिश लगाने वाला है। वो आज़ाद पंछी है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।